हेलो। 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 मेरे आवाज़ और वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली? ओके, थैंक यू। या, थैंक यू वेरी मच। ओके, दैट्स ग्रेट।
सपना આ છોકરાએ ખાઈ તો પીલી ખીચડી બનાવ આજે બોલા તો વડાપાવ બે બે ખાધા છે બહુ ખબર છે ડॉक्टर कहते बापू जी आप ही મારી પાછળ પાછળ આવતી હતી અમે વડાપાવ લીધા ને તો મને તો ખબર એ નહીં આ લોકો પાછળ પાછળ હું આગળ આગળ વડાપાવ લઈને नवीन साइकिल चलावतो હતો ને मुझे नवीन मुझे सपने में आयो मुझे दरवाजो खोटे कोई मुझे चे कौन હતી એ છે હા માતાજી આમ તો માતાજી ઉપવાસ કર્યા હતા છે પછી હા કાંદા લસણ બાદ રખ્યા નથી ખાયા आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक बंद रखिएगा। तो जो ना અને આનંદ કે કોઈ થી બી નથી જો 200 કે છે 200 પ્રણતિ આવવાની છે પ્રણતિને તો બે ત્રણ દિવસ સુધી લાગશે जागृति बहन, आपका माइक बंद कर दीजिए प्लीज। बार बार माइक ओपन हो रहा है, जिनका भी माइक ओपन हो रहा है प्लीज बंद कर दीजिए ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो।
आज के इस मास्टर क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं वो 1 लिखिए। जिन्होंने पहले कोई मास्टर क्लास या वर्कशॉप अटेंड किया है तो R लिखिए। आप अपना नाम और लोकेशन लिखिए ताकि पता चले कि आप कहाँ से जुड़े हैं। चैट बॉक्स में आप आपका नाम और लोकेशन लिखिए। ओके नित्यानंद जी, ओके किंजल फर्स्ट टाइम, नित्यानंद जी मुंबई से हैं, आपका स्वागत है। आवाज आ रही है मेरी बराबर से अभी? या सेजल मुंबई से है फर्स्ट टाइम, ओके। यस, ओके, थैंक यू किंजल जी। ओके, शीतल जी मुंबई से है, पहली बार अटेंड कर रहे हैं। आपका स्वागत है आज के मास्टर क्लास में। हेलो। माइक बंद रखिए आपका। चालू है बराबर। हेलो, आवाज आ रही है बराबर से? जिनको भी आवाज ठीक से नहीं आ रही है वो अपना साउंड चेक कर लीजिए, माइक स्पीकर चेक कर लीजिए। बाकी सब लोगों को सुनाई दे रहा है। हर्षा जी, आपका माइक ओपन हो जाता है, जिसका भी माइक ओपन हो जाता है प्लीज आप बंद कर दीजिए। बार बार माइक अगर ओपन होगा सबका तो फिर बीच बीच में डिस्टरबेंस आते रहेगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग सब रेडी है आज के मास्टर क्लास में? और क्या रखा
नमस्कार आप सभी लोगों को। सबका स्वागत है आज के हमारे मास्टर क्लास में। कई सारे लोग पहली बार जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने पहले भी कुछ मेरे मास्टर क्लास या वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जिनको मेरे बारे में पता नहीं है, मैं शॉर्ट में मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। मैं पिछले 26 सालों से डोंबिवली मुंबई में अल्टरनेटिव थेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हूँ। उसके अलावा नेचुरोपैथी, मैग्नेटोथेरेपी, ग्वासा थेरेपी, बायोकेमिक रेमेडीज, बेच फ्लावर रेमेडीज, ऐसी अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करके बीमारियों को ठीक करता हूँ। और साथ ही में लोगों को सिखाता भी हूँ। 26 साल में कई सारे लोग मेरे यहाँ से एक्यूप्रेशर, मैग्नेटोथेरेपी, ग्वासा थेरेपी जैसी अन्य थेरेपियाँ सीख करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए। उसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो प्रोफेशनली भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खुद के सेंटर्स हैं और वहाँ पे वो अपनी थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग घर पे जाकर के होम विजिट दे करके अपनी सेवा देते हैं। मेरा एक मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ के बारे में आत्मनिर्भर बनाऊं। जानकारी तो बहुत सारी मिलती है, यूट्यूब में, गूगल में, कई सारी जगह पर आपको इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है। लेकिन केवल इंफॉर्मेशन से काम नहीं होता है। किस तरीके से वो इस्तेमाल करना चाहिए, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें भी जानना उतना ही जरूरी है। लेकिन कई सारी पद्धतियां ऐसी है कि जो आप डू इट योर सेल्फ, यानी आप खुद ब खुद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सीख करके। और आज के समय में हेल्थ के मामले में आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है। लोग केवल आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से तो आत्मनिर्भर होना जरूरी है ही, अच्छी बात है ही। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर होना। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। हेल्थ इज वेल्थ, कितने लोग मानते हैं कि यस? ओके सेजल जी, यस। शीतल जी, कुसुम जी, ओके, यस। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों के रिस्पॉन्स के लिए। तो हम लोग स्वास्थ्य को संपत्ति मानते हैं, यस मृदुला जी। लेकिन क्या हम वाकई में हमारे स्वास्थ्य को संपत्ति की तरह जतन भी करते हैं? जब भी आप बाहर गांव जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तो आप अपने घर में एक बड़ा सा ताला लगाते हैं, आप सेफ्टी डोर लॉक करते हैं, आप कितने सारा ध्यान रखते हैं ताकि घर में चोरी ना हो जाए, कीमती चीजें चली ना जाए। यानी हम हमारी जो भी भौतिक सुख सामग्री के साधन होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग तिजोरी बनाते हैं, कबर्ड बनाते हैं, लॉक करते हैं, लॉकर में रखते हैं। ऐसा कितना ध्यान रखते हैं। और हर बार चेक भी करते हैं कि मैंने ताला बराबर से लगाया कि नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर है कि नहीं, रिटर्न्स बराबर से आ रहे हैं कि नहीं, नुकसान तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो हम इतना कॉन्शियसली इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या वाकई में हम लोग हेल्थ को संपत्ति समझ के उसका उतना ध्यान रखते हैं क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है जो अपने आप को पूछना है। क्योंकि मैंने देखा है मेरे 26 साल की प्रैक्टिस में ज्यादातर लोगों का रवैया होता है कि खाओ पियो ऐश करो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। यानी मौज शौक करना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे हम लोग, हमारा टू व्हीलर या फोर व्हीलर होता है,
उसको हर 3-4 महीने पे हम लोग सर्विसिंग में डालते हैं, ताकि उसका एवरेज अच्छा रहे, उसका मेंटेनेंस अच्छा रहे, वो बिगड़े नहीं, जरूरत के वक्त पे वो अचानक से बंद ना हो जाए, यानी कि उसकी लाइफ बढ़े और वो अच्छा काम दे। इसके लिए हम लोग हर बार उसको सर्विसिंग कराने के लिए लेके जाते हैं, उसमें कोई तकलीफ ना हो तो भी। लेकिन हमारे शरीर की सर्विसिंग हम लोग करते हैं रेगुलर बेसिस पे। ये आप अपने आप को सवाल पूछिए। ज्यादातर हम लोग तभी ध्यान रखते हैं जब भी हमें कुछ तकलीफ हो जाती है। जैसे ही हमें एसिडिटी हो जाती है, हम एसिडिटी के लिए चिंतित हो जाते हैं और कुछ ना कुछ प्रयत्न करते हैं, या दवाई गोली या ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई घुटने का दर्द या जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है तो उसके लिए ध्यान देते हैं, सर दर्द होता है तो उसके लिए। यानी कोई तकलीफ शुरू होने के बाद में हम उसके प्रति चिंतित होने लगते हैं और उसके प्रति ध्यान देते हैं। लेकिन तब तक हम लोग शरीर का चाहे जैसा इस्तेमाल करना हो हम करते रहते हैं। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? अगर आप लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात में तो ए लिखिए या यस लिखिए। यस, राइट। यस सेजल जी, थैंक यू। यानी, या उमेश्वर उमेश्वर जी, थैंक यू वेरी मच। तो सयाना इंसान वही है जो प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दे। बीमारी आने के बाद में तो सब लोग भागदौड़ करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो गरीब इंसान हो या अमीर हो, लखपति हो, करोड़पति हो या रोडपति हो, जब भी उसे कोई बीमारी आती है और तकलीफ होती है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, इलाज करवाता है। फिर डॉक्टर जो कहे वो खर्चा भी कर लेता है, इलाज भी करता है। फिर अगर सर्जरी भी किया करने को कहा जाए तो कर लेता है। यानी कुछ तकलीफ होने के बाद में फिर हम लोग जान की बाजी लगा देते हैं, घर का पूरा खर्चा या घर का पूरा जो बचत है वो उसके ऊपर लगा देते हैं, वो इंसान की जान बचाने के लिए। लेकिन उससे थोड़े सी, यानी देखने को जाएगा तो बिल्कुल कम कम खर्चे में या ना के बराबर खर्चे में अगर हम प्रिवेंशन कर ले तो हम इतने बड़े खर्चे से बच सकते हैं। कई सारी बीमारियां ऐसी होती है कि जो प्रिवेंट की जा सकती है हमारे रहन सहन की वजह से, हमारे खान पीन के तरीके बदलाने के बाद। तो ऐसे ही एक महत्वपूर्ण जो बीमारी की वजह है वो है स्ट्रेस, तनाव। तनाव ये ऐसा शब्द है, ऐसा स्ट्रेस ये ऐसा वर्ड है कि ज्यादातर लोग इससे गुजर चुके हैं। छोटे बच्चे हो या बड़े इंसान कोई भी हो, तो वो स्ट्रेस से गुजर जाता है। आजकल का माहौल वैसा है कि कंटिन्यू स्ट्रेस बना रहता है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रेस के बारे में, तो आप आने वाला 1 घंटा अपना बाकी सब काम जो भी हो वो छोड़ करके आप यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें आप जान पाएंगे जो कि आपकी जिंदगी में काम में आने वाली हैं। और कई सारी चीजें आप सीख करके जा सकते हैं जो आपके और आपके परिवार को फायदा पहुंचा सकती हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी क्या? स्ट्रेस यानी तनाव। ये तनाव शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यानी स्ट्रेस जो है वो फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रेस दो किस्म के होते हैं। एक स्ट्रेस होता है जो यू स्ट्रेस कहते हैं यानी पॉजिटिव स्ट्रेस, और एक स्ट्रेस होता है नेगेटिव स्ट्रेस यानी डिस्ट्रेस। अब कई सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि स्ट्रेस तो तनाव ये तो नेगेटिव ही होता है, ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे एक सिक्के की दो बाजू होती है, जैसे पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग, तो ऐसे हर एक जगह पर एक सिक्के की दो बाजू होती है। वैसे स्ट्रेस भी दो किस्म के होते हैं, डिस्ट्रेस और यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस यानी पॉजिटिव स्ट्रेस और डी स्ट्रेस यानी नेगेटिव स्ट्रेस। अब यू स्ट्रेस के एग्जांपल क्या है? जैसे अगर घर में कोई शादी का फंक्शन आने वाला हो, जैसे घर में किसी की शादी है, लड़के की या लड़की की, फिर वो बेटा हो या बेटी है,
या भाई हो या बहन है, तो घर में अगर जब फंक्शन आने वाला हो, बड़ी जिम्मेदारी आने वाली हो, तो एक तनाव पैदा होता है। लेकिन ये पॉजिटिव तनाव है। ये तनाव जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक बना रहता है, लेकिन ये स्ट्रेस की वजह से ही सारे काम टाइम पर होते हैं। जैसे ही जैसे शादी की डेट नजदीक आने लगती है, काम का प्रकार बदलते जाता है, काम की रफ्तार बदलती जाती है, और लोग ज्यादा से ज्यादा अपना टारगेट अचीव करने में लग जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि मार्च एंडिंग 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो हम लोग सारे ट्रांजेक्शन 31 मार्च के पहले कंप्लीट करके बैलेंस शीट तैयार करने की कोशिश करते हैं। यानी हमें जो कोई भी बाकी रह गया हो, टैक्स सेविंग करने के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एडवांटेज लेना है, तो ये सारी चीजें हम लोग 31 मार्च तक कंप्लीट करते हैं। और ये ज्यादातर आप देखेंगे तो जनवरी फरवरी महीने तक लोग उतना इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जैसे ही फरवरी महीना शुरू होता है, मार्च एंडिंग नजदीक आने लगता है, लोगों की एक्टिविटी बढ़ जाती है और 31 मार्च तक सारा कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही अप्रैल फर्स्ट वीक में हमारी एग्जाम आने वाली होती है, तो वो एग्जाम के पहले हम लोग हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो ये सारा यू स्ट्रेस की वजह से पॉजिटिव हो सकता है। यानी पॉजिटिव स्ट्रेस आपको टारगेट अचीव करने में, आपका टास्क कंप्लीट करने में सहायक होता है। लेकिन जब कुछ ऐसी सिचुएशंस आप फेस कर सकते हैं करते हैं, और जिसकी वजह से आपका तनाव बढ़ते जाता है, और आपको तकलीफ पैदा होने लगती है, और आपको डिस्ट्रेस होने लगता है, यानी आप बेचैनी पाना शुरू कर देते हैं। और ये जो डिस्ट्रेस है, ये जिंदगी में बहुत सारे भूकंप या भूचाल ला लेता है, और जिसकी वजह से कई सारी शिकायतें या तकलीफें शुरू होती है। क्या आपको पता है, दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखें, अगर समझो 100 बीमारियां हैं सब मिला करके, तो 100 बीमारियों में से 70 बीमारियां यानी मोर देन 2/3 डिसीजेस जिसकी वजह स्ट्रेस है। यानी मोर देन 2/3 डिसीजेस आर कोज ड्यू टू स्ट्रेस। यानी वो बीमारियां शारीरिक रूप में है, इलाज किया जाता है शारीरिक बीमारियों का, लेकिन उसकी वजह होती है स्ट्रेस। फिर वो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग लोगों को होते हैं। कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है, कुछ लोगों को जॉइंट पेन होता है, कुछ लोगों को डायबिटीज होता है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर होता है। यानी अलग अलग बीमारियां होती हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह शारीरिक नहीं होती, लेकिन मानसिक होती है। इलाज फिजिकल एलिमेंट्स का किया जाता है, और इसकी वजह से बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं होती, क्योंकि अगर उसकी जड़, उसकी वजह अगर मानसिक हो या इमोशनल हो, तो जब तक आप उसको मानसिक या इमोशनल स्ट्रेस को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आपकी बीमारी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आएगी। अभी की जो जिंदगी है वो काफी ही तनावपूर्ण है, कई सारे तनाव में से लोग गुजरते हैं। तो ये जो मॉडर्न स्ट्रेसर्स है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक स्ट्रेस है, वो है वर्क प्लेस स्ट्रेस, यानी कि काम का प्रभाव। जहां कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे या तो आपको टारगेट अचीव करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, या तो फिर इनसिक्योरिटी फीलिंग है, पता नहीं जॉब से कब छुट्टी मिल जाएगी और हमें दूसरा जॉब ढूंढना पड़े, या तो फिर खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है, सैलरी कम है लेकिन काम दो इंसान के जितना करना पड़ रहा है, या तो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करने पड़ रहे हैं, या तो फिर वहां का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, ऑफिस एनवायरमेंट हेल्दी नहीं है, जिसकी वजह से हमेशा तनाव बना रहता है, और जिसकी वजह से आप काम में मन लगा नहीं सकते, या तो आपका परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से काम का दे नहीं सकते। तो ये वर्क प्लेस स्ट्रेस, ये काफी महत्वपूर्ण होता है, जो कि आजकल बढ़ते जा रहा है। दूसरा है रिलेशनशिप स्ट्रेस, यानी आप जो भी संबंधों से गुजरते हैं, उसमें कुछ तनाव महसूस होता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट होता है, और जिसकी वजह से स्ट्रेस पैदा होता है। क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से आपके रिलेशंस के ऊपर भी प्रभाव होता है, आपके फैमिली एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, सबके ऊपर उसका असर होने लगता है, जिसकी वजह से आप कामकाज के ऊपर काम ध्यान नहीं दे सकते हैं, आप अपनी इनकम के ऊपर या
आप पूरा फोकस नहीं कर सकते हैं, और आपके स्ट्रेस बढ़ने की वजह से आपको कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का स्ट्रेस है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ में कोप अप करना, अपने आप को अपग्रेड करना, अपडेट करते रहना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है। प्लस ये टेक्नोलॉजी का अभी ओवर यूज भी होने लगा है, जिसकी वजह से हम लोग जो एक्चुअल लोगों को मिलने का, लोगों के साथ में रिलेशन मेंटेन करने का, ये जो एक आदत होती थी, जो हमारा कल्चर होता था, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन के साथ में अपना वक्त गुजारने लगे हैं। उसके अलावा हेल्थ इश्यूज एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है। अगर आपकी सेहत अच्छी ना हो, तो आपको तकलीफ बढ़ते जाती है, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, आप अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सकते हैं, आप कहीं पे आपका ट्रैवलिंग कम करना पड़ता है, आपको हॉबीज आपको रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, जो कि अपने आप में एक बड़ा स्ट्रेस निर्माण करता है। तो ऐसे कई सारी फिजिकल इमोशनल चैलेंजेस होती है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ते जाता है। माइंड मैटर्स, यानी कितने लोग ये बात से सहमत हैं कि यस, हमारा दिमाग जो है वो कई सारी वजहों के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि हमें कई सारी तकलीफें हो रही हैं, वो हमारे सोचने की वजह से या हमारे स्ट्रेस की वजह से हो रही है। स्ट्रेस ये सभी लोगों को अलग अलग तरीके से असर देता है। राइट, यस, थैंक यू यकिंजल जी। तो स्ट्रेस जो है वो हमें अलग अलग रूप में तकलीफ देता है। हर एक इंसान को स्ट्रेस का परिणाम अलग अलग हो सकता है। स्ट्रेस किसी एक तरीके से सबके ऊपर असर नहीं करता है, हर एक को उसके सिम्टम्स अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से हेडेक होता है, माइग्रेन। माइग्रेन ये आजकल का काफी कॉमन सिम्टम है, हेडेक, टेंशन हेडेक या स्ट्रेस हेडेक, और वो फिर माइग्रेन में कन्वर्ट होता है, जिसको आधा शीशी भी कहते हैं, लेकिन उसके भी अभी रूप बदलने लगे हैं। पहले आधा शीशी यानी एक साइड का सर दर्द होता था, अभी ऐसा नहीं है, अभी माइग्रेन दोनों तरफ भी होने लगा है। माइग्रेन ये अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन का। स्ट्रेस की वजह से आपके स्नायुओं में अकड़न आ जाती है, मसल्स में स्ट्रेस आ जाता है, तो टेंशन आ जाती है, मसल तनाव में आ जाते हैं, तो मसल पेन होना, बार बार मसल क्रैम्प्स आना, पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, काफ मसल में क्रैम्प्स आते हैं। आम इंसान कहते हैं कि नस के ऊपर नस चढ़ गई या नस खींच गई, या मसल स्ट्रेस, मसल पेनफुल हो जाते हैं, जैसे कंधे के, गर्दन के। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये कॉमन कंडीशन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, फ्रोजन शोल्डर। कुछ लोगों को डायबिटीज हो जाता है जब ये स्ट्रेस कंटिन्यूस लंबे अरसे तक रहता है। तो ये क्रोनिक स्ट्रेस जो है, ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में कन्वर्ट होता है। एक्यूट स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस। एक्यूट यानी अचानक से, अचानक जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया और अचानक से टेंशन आ गया, कोई नजदीकी रिश्तेदार का डेथ हो गया और टेंशन आ गया, यानी कुछ अचानक होने वाली जो तकलीफें हैं, उसकी वजह से जो तनाव पैदा होता है, उसको एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और जिसकी वजह से हमें कंटिन्यू स्ट्रेस चालू रहता है, और फिर वो क्रोनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, लंबे अरसे तक वो स्ट्रेस बना रहता है, जिसकी वजह से कई सारी मेजर कंडीशंस क्रिएट होती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, पीसीओडी, थायराइड की शिकायतें। ऐसी कई सारी शिकायतें होती हैं जो क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से निर्माण होने लगती है। अब इलाज क्या करते हैं हम? इलाज हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस का करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, ऑयल मसाज करते हैं, दवाई गोली लेते हैं, योग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं।
एसिडिटी के लिए दवाइयां लेते हैं, माइग्रेन के लिए दवाइयां लेते हैं। तो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमारी फिजिकल कंडीशन का, यानी सिम्टोमेटिक रिलीफ जिसको हम कहते हैं, सिम्टम्स का यानी रोग के जो लक्षण है उसका हम लोग इलाज करते हैं। लेकिन रोग की वजह क्या है? अगर मानसिक तनाव है, अगर आपको ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रेशर है और जिसकी वजह से आपकी एसिडिटी बढ़ रही है, तो केवल रेंटेक या ओमेज या पेंडी खाने से आपकी एसिडिटी कंट्रोल में नहीं आएगी। अगर आपके घर घर में तनाव का माहौल है, जिसकी वजह से आपको इंसोम्निया या अनिद्रा की शिकायत है और जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है, तो वो केवल बीपी की गोली खाने से या नींद की गोली खाने से कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर आपको किसी बात का डर है जिसकी वजह से आपको जॉइंट पेन हो रहा है, तो जब तक आपका डर रिलीज नहीं होगा तब तक आपका जॉइंट पेन कंट्रोल में नहीं आएगा। यानी ऐसी कई सारी वजह है जो कि आपको बीमारी पैदा करती है, लेकिन आप इलाज करते हैं शारीरिक बीमारियों का, शारीरिक तकलीफों का, रोग के लक्षणों का। लेकिन उसकी वजह अगर मानसिक हो, तो जब तक उसका इलाज नहीं किया जाता तब तक आपको पूरी तरीके से फायदा नहीं पहुंचता या ठीक नहीं होते। कुछ एग्जांपल्स में आपको बताना चाहता हूँ। यस नीना जी, हम लोग कहते हैं ना कि जिम्मेदारी का बोझ कंधे पे उठाना, ये हम लोग बचपन से मुहावरा सुनते आ रहे हैं कि जिम्मेदारी का बोझ कंधे पे उठाया जाता है। अगर जिम्मेदारी ज्यादा हो या कंधे कमजोर हो, तो कंधे दर्द होने लगते हैं। आप मानो या ना मानो, अगर समझो ऑफिस के जो बॉस हैं वो 15 दिन के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। अब ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मैनेजर को दे दी। मैनेजर को कहा है कि आपको ये 15 दिन ऑफिस संभालना है, स्टाफ को संभालना है, सारा काम करना है। और मैं हाजिर नहीं रहूंगा तो आपको मीटिंग भी अटेंड करनी है, क्लाइंट्स को भी हैंडल करने हैं, ऑफिस स्टाफ को भी हैंडल करना है, जो भी प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन करनी है, जो सेल है, मार्केटिंग है, डिस्पैच है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। यानी आपके सर के ऊपर पूरा जिम्मेदारी का बोझा डाल दिया। अब वो 15 दिन की बात है, तो अब 15 दिन जान लगा करके वो सारी जिम्मेदारी निभा भी लेते हैं, क्योंकि 15 दिन का ही सवाल है, क्योंकि उसके बाद तो बॉस आ जाएंगे, फिर तो आपका टेंशन खत्म। लेकिन ये 15 दिन आपके कंधे ने इतनी ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ उठा लिया जिसके लिए या तो आप सक्षम नहीं थे, या तो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा जिम्मेदारी आपके सर पे आ गई। आप ये 15-20 दिन तो ठीक तरीके से निकाल लेते हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बखूबी निभा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे आपको कंधे का दर्द होने लगता है, आपका कंधा अकड़ने लगता है, आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। अभी आप फ्रोजन शोल्डर के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास में जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, तो वो पेन किलर दवाई लेते हैं, देते हैं आपको, कैल्शियम की गोलियां देते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाते हैं। तो ये इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फायदा कम हो रहा है। जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके सर में जो जिम्मेदारी का जो तनाव पैदा हुआ था उसका वो नतीजा है। रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कंधे का दर्द हो रहा है या कंधा अकड़ रहा है। Your video is डॉक्टर stopped कहते हैं वहां पे regularly. स्टीरॉयड का Just go इंजेक्शन ahead. लगाना पड़ेगा, आप लगा भी देंगे लेकिन आपका दर्द पूरी तरीके से जाता नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में जो स्ट्रेस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओवरबर्डन है, वो जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे तब तक आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं होगा। कई सारे लोगों का डर लगता है, कई सारी चीजों का डर होता है, अनजान डर होता है, कोई जाने का डर होता है। जैसे किसी लोगों को अंधेरे का डर होता है, किसी लोगों को बीमारी का डर होता है, किसी लोगों को मौत का डर होता है, कुछ खो जाने का डर होता है, अकेले रहने का डर होता है। ऐसे कई किस्म के डर होते हैं, कुछ अनजाने डर होते हैं, कुछ जाने पहचाने डर होते हैं। जैसे छिपकली का डर है, कॉकरोच का डर है। तो अब जब ये डर बहुत ज्यादा हो जाता है, खास करके बड़ी उम्र के लोगों में, बीमारी का डर, अकेले रहने का डर और मौत का डर, ये कॉमन डर है, फियर है। ये डर अगर ज्यादा मात्रा में अगर शरीर के मन के ऊपर प्रभाव करने लगे, तो उसकी वजह से घुटने का दर्द शुरू हो जाता है, नी जॉइंट आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं आपका घुटने में डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, दोनों हड्डी के बीच का तेल कम हो गया है, हड्डियां घिस रही है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। कई सारे लोग नी रिप्लेसमेंट करवा भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि रिप्लेसमेंट करने के बाद में भी उनका दर्द जाता नहीं है, उनकी तकलीफ कम नहीं हो रही है। क्यों?
क्योंकि दिमाग में जो डर था जिसकी वजह से घुटने में तकलीफ हुई, तो जब तक वो डर जाएगा नहीं तब तक घुटने का दर्द कम नहीं होगा, भले आप ऑपरेशन करवा लो या कोई भी इलाज करवा लो। कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो मानसिक तनाव की वजह से, इमोशनल सप्रेशन की वजह से होती हैं, जिसका इलाज जब तक किया नहीं जाता तब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, या जेंट्स आसानी से रोते नहीं है, या उन्हें रोना नहीं चाहिए। ये एक हमारे समाज की मान्यता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जेंट्स भी तो इंसान है, वो रोबोट तो नहीं है। तो उन्हें भी फीलिंग होती है, उसको भी तकलीफ होती है। लेकिन जेंट्स जो है अपनी फीलिंग्स को अपनी कमर में छुपा के रखते हैं, अपनी लोअर बैक में दबा के रखते हैं। और इसी की वजह से कई सारे जेंट्स को लोअर बैक यानी कमर का दर्द होता है। एक्सरे नॉर्मल आता है, एमआरआई नॉर्मल आता है, लेकिन उसके बावजूद दर्द रहता है, क्योंकि वो दर्द इमोशनल सप्रेशन का है। तो ऐसी जो शिकायतें हैं, जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे तब तक वो तकलीफें बनी रहेगी। मॉडर्न मेडिसिन केवल वही चीजों को मानता है जो रिपोर्ट में दिखाई देता है। अगर आपके रिपोर्ट में तकलीफ है तो उसका मतलब आप बीमार है। लेकिन अगर रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन आपको तकलीफ है, तो उसका मतलब आपको बीमारी नहीं है, लेकिन आप साइकोलॉजिकल पेशेंट है। तो ये मॉडर्न मेडिसिन इस तरीके से डायग्नोज करता है। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को बार बार छाती में दर्द होता है, लेफ्ट पे चेस्ट पेन होता है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक आएगा। ईसीजी निकालते हैं नॉर्मल है, एडमिट हो जाते हैं, सारी टेस्ट करवाते हैं नॉर्मल है। और ऐसा बार बार होता है, हर 6 महीने में, साल में एक बार ऐसा हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपका हार्ट नॉर्मल है, लेकिन आपका जो भी तकलीफ है वो मानसिक है, आप ज्यादा सोचते हैं। अब वो पेशेंट को अगर इमोशनली डिस्टरबेंस रहेगा तो उसकी वजह से उसको बार बार चेस्ट पेन आते हैं। तो जब तक उसका इमोशनल सप्रेशन, उसका स्ट्रेस जो है वो कम नहीं होगा तब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो हमारे पास ऐसे कई सारे पेशेंट आते हैं जिनको तकलीफ फिजिकल होती है लेकिन उसकी वजह मानसिक होती है। जैसे किसी का अचानक से तलाक हो जाता है तो उसका जो गहरा सदमा लगता है उसकी वजह से तकलीफ होती है। कुछ नजदीकी रिश्तेदार का मौत हो जाती है। अभी ये वीक में ही एक पेशेंट आए थे, उनके पिताजी एकदम नॉर्मल थे, कुछ दिनों से उनके किडनी के इश्यूज चल रहे थे, लेकिन डायलिसिस वगैरह कराना पड़े ऐसी नौबत नहीं थी। 80 साल की उम्र है तो थोड़ा बहुत किडनी फंक्शन वीक हो जाता है। अरे, तो ऐसे कंडीशन में फिर बाद में उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 2-3 दिन के अंदर उनका डेथ हुआ। अभी ये उनके घर वालों के लिए अनएक्सपेक्टेड बात थी, क्योंकि एक हंसता खसता चलता फिरता इंसान जो एवरीडे 1-2 किलोमीटर चलता है, अपना काम खुद कर पा रहा है, मेमोरी अच्छा है, फिजिकल अच्छा है, 80 साल का इंसान, अभी उम्र के हिसाब से ये सब शिकायतें हो सकती हैं। जाना है तो कुछ वजह भी तो होती है। लेकिन ये उनके घर के लोग तुरंत से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। नतीजा क्या? लड़के को रात को घबराहट बेचैनी होने लगती है। दिन भर में तो हम लोग कामकाज में बिजी रहते हैं, लोग होते हैं, बातचीत करते हैं, कामकाज करते हैं, तो दिमाग अपना बिजी रहेगा। लेकिन रात को जैसे ही अकेले बन पे हम लोग रहते हैं तो तभी हमारे ख्यालात शुरू हो जाते हैं, सोच शुरू हो जाती है। और फिर बाद में उसको अनिद्रा की शिकायत, घबराहट, बेचैनी, छाती के ऊपर दबाव आ जाना। तो ऐसे में उसको कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन दे दी, और जिसकी वजह से 1 वीक के अंदर उसका तनाव कम हो गया। उसका उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी वही दवाई दिया था कि आपको इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, मानसिक धक्का लगने की वजह से ये तकलीफें हैं। तो ये टेम्पररी तकलीफ है, इसको एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं, ये अचानक से पैदा हुआ है। तो उसको अगर हम लोग स्टेबल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो ये क्रोनिक स्टेज में कन्वर्ट नहीं होता है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में बीपी बढ़ जाना, शुगर में अप डाउन होना, ये कॉमन चीजें हैं। लेकिन अगर वो स्टेबल कर दी जाए तो उसको बार बार डायबिटीज या शुगर की या बीपी की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। तो ये स्ट्रेस ऐसा अचानक से पैदा हो जाता है, जैसे अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, 8-15 दिन के लिए अगर उसका बेड रेस्ट रहना पड़े और या हॉस्पिटलाइज होना पड़े, कामकाज बंद हो जाए, तो ऐसे में स्ट्रेस आना स्वाभाविक है। और वो स्ट्रेस फिर दूसरी बीमारियों को पैदा कर देता है। तो स्ट्रेस ये साइलेंट किलर है, ये हमें बाहर से पता नहीं चलता।
लेकिन अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खोखला बना देता है। स्ट्रेस की वजह से हमारी प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने बचपन में महसूस किया होगा या अपने आसपास देखा होगा। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम नजदीक आती है, आपकी भूख मर जाती है। एग्जाम नजदीक आती है तो आपको फिर खाना खाने को सूझता नहीं है, या खाना आपको टेस्टी लगता नहीं है, पेट भर के आप खाना नहीं खा सकते हैं। और खास करके जिस दिन पेपर हो, समझो 11 बजे का एग्जाम है, और 8-9 बजे आपको नाश्ते में आपकी पसंद की सारी चीजें दी जाए, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, अभी मुझे खाया नहीं जा रहा है। आपको जबरदस्ती निवाला ठूसना पड़ता है। आप बोलते हैं नहीं, मैं एग्जाम से आने के बाद में खाऊंगा। और जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म होती है 2 बजे, और आप 3 बजे आते हैं, और फिर बाद में आपको सूखी रोटी भी हो तो आप पेट भर के खाते हैं। बासी भात भी अगर रखा हो तो आपको वो टेस्टी लगता है, क्योंकि आपका स्ट्रेस कम हो गया, टेंशन कम हो गया। आपने स्ट्रेस महसूस किया होगा जब भी आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है, तो इंटरव्यू के पहले आपके घबराहट बेचैनी होने लगती है। कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो, आपका कोई स्पीच हो या ड्रामा हो, एक्टिंग हो, या आपको कोई गाना गाना जाना हो, तो आपके परफॉर्मेंस के पहले आप में बहुत ही घबराहट बेचैनी होती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, कुछ लोगों को बार बार पसीना आने लगता है, कुछ लोगों को बार बार यूरिनेशन होता है, कुछ लोगों को बार बार मोशन जाना पड़ता है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। तो ये कॉमन शिकायतें हैं, लेकिन इसकी वजह स्ट्रेस होती है। और जब तक आपका वो इवेंट कंप्लीट नहीं होता है, तब तक ये स्ट्रेस आपको बना हुआ रहता है। तो स्ट्रेस हमारे शरीर के ऊपर इस तरीके से प्रभाव डालता है। आप में से कितने लोगों ने ऐसे स्ट्रेस का अनुभव किया है, एग्जाम के दौरान, परफॉर्मेंस के वक्त, या फिर कोई इवेंट के पहले, या कभी कभार कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ जाता है, जैसे कोई आपको इवेंट करना है, आपके घर में कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, या ऐसा कोई इवेंट है, और वो जब तक परफॉर्म नहीं होता है तब तक आप स्ट्रेस में होते हैं, अचानक से नींद में से उठ करके खड़े हो जाते हैं, राइट? यस। तो प्रैक्टिकली सभी लोगों ने हमने ऐसे स्ट्रेस का अनुभव किया है, करेक्ट? यस सर। तो ये स्ट्रेस हमेशा ही हमारे जीवन का एक हिस्सा बना हुआ रहता है, बचपन से लेकर के। लेकिन जब ये हमारे सर पे हावी हो जाता है, और जब हमारे शरीर में कोई नेगेटिव केमिकल्स निर्माण करने लगता है, नेगेटिव हार्मोन्स निर्माण करने लगता है, नेगेटिव सोच क्रिएट करने लगता है, और तब जाकर के ये बीमारी का स्वरूप धारण कर लेता है। तो जब तक आप ये स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसको हैंडल करना सीख नहीं पाएंगे, तब तक ये स्ट्रेस आपको परेशान करते ही रहेगा। ये स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों को गर्दन या कंधे का दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को छाती में दर्द होता है, कुछ लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कुछ लोगों को जॉइंट पेन होने लगता है, कुछ लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है, कुछ लोगों को सर दर्द की शिकायत होती है, कुछ लोगों को हाइपर एसिडिटी की शिकायत होती है, कुछ लोगों को इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम होता है, कुछ लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, या तो उनको अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी छोटी उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं, कुछ लोगों को पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। ऐसे कई सारे सिम्टम्स अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। तब ये स्ट्रेस को किस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए? आप देखेंगे तो स्ट्रेस को चेक करने के लिए कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस नहीं है। आप कोई लेबोरेटरी में जाकर के ब्लड यूरिन चेक करके आपका स्ट्रेस का लेवल चेक नहीं कर सकते। आप पैरामीटर्स चेक करते हैं, वो ब्लड शुगर कितनी है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, लिवर फंक्शन क्या है, किडनी फंक्शन क्या है, बीपी कितना है, ईसीजी कैसा है। तो ये सब चेक कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस की वजह से है या नहीं, या तो आपके शरीर में स्ट्रेस का प्रभाव कितना है, ये आप कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में चेक। तो ये स्ट्रेस को आपको अगर हैंडल करना हो, उसको मैनेज करना हो, तो इसके लिए उसका होलिस्टिक अप्रोच होना जरूरी है, उसका सर्वांगी रूप से आपको स्ट्रेस को हैंडल करना जरूरी है। तो स्ट्रेस के लिए सबसे बेस्ट अगर उसका सॉल्यूशन है, वो है मेडिटेशन, ध्यान करना, आपके माइंड को रिलैक्स करना। लेकिन ये कहना जितना आसान है उतना ही डिफिकल्ट होता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में।
जब भी आप तनाव में होते हैं तभी आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपका शरीर आपको साथ नहीं देता है, आपका मन आपको साथ नहीं देता है। तो ऐसे वक्त में कोई अगर कहे कि आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, ये एब्सोल्युटली चैलेंजिंग हो जाता है, ये करना आसान नहीं होता है। लेकिन उसके लिए बेस्ट तरीका है आप लाइट एक्सरसाइज कीजिए, और उसके लिए बेस्ट तरीका है वॉकिंग। आप दिन में 2 से 3 किलोमीटर चलिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको अलग से वॉकिंग करने जाना है, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करना है। आप आपका रूटीन काम में वॉक को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मैं मेरा अगर आपको एग्जांपल दूं, मेरा क्लिनिक मेरे घर से करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर है। अभी भी मेरे क्लिनिक से ही मैं ये सेशन ले रहा हूँ। एवरीडे दिन में 2 बार मुझे क्लिनिक में आना है, सुबह में आना है, दोपहर को वापस घर पे जाता हूँ, शाम को क्लिनिक पे आता हूँ, रात को घर पे जाता हूँ। यानी ये मेरे 4 चक्कर होते हैं। और प्रेफरेबली मैं व्हीकल यूज नहीं करता। हाँ, जब तक मुझे 2-3 अलग अलग जगह पे जाना ना हो, विजिट ना करनी हो, मैं व्हीकल लेकर के नहीं आता। तो जिसका फायदा क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट मेरा 4 किलोमीटर का वॉकिंग हो जाता तो मुझे तो है। यानी बीमारी मेरे देखते रूटीन लाइफ में ही मैंने काम के तरीके में ही मैंने मेरी एक्सरसाइज को इन्वॉल्व कर दिया है। तो आप भी इस तरीके से जब भी आप कोई मार्केटिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ चीजें लेने जाते हैं, मंदिर वगैरह में जाते हैं, तो प्रिफरेबली आप व्हीकल मत यूज कीजिए, आप चल के आना जाना रखिए। तो अपने आप आपका लाइट एक्सरसाइज हो जाता है। आप मुझे बताइए कि हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने कौन सा जिम ज्वाइन किया था, कौन सा एक्सरसाइज करने के लिए वो लोग जाते थे। आज भी मेरे पेरेंट्स 76 ईयर्स के हैं, टचवुड। उनको डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या बड़ी बीमारियां तो नहीं है, लेकिन उनको कोई भी एसिडिटी की शिकायत, सर दर्द की शिकायत या ऐसा जो एज के हिसाब से होने वाली शिकायत है जिसके लिए दवाइयां लेनी पड़ती है, ऐसी कोई दवाइयां रेगुलर बेसिस पे भी लेनी नहीं पड़ती है। उसके पीछे की एक महत्वपूर्ण वजह है उनका लाइफस्टाइल। वो शाम शाम को सनसेट के बाद में खाना खाते नहीं है, 7 बजे के बाद में खाते नहीं है, 7 बजे के पहले उनका खाना हो जाता है, डिनर हो जाता है। वो घर का साफ सफाई वगैरह सारा काम करते हैं। मेरे मम्मी आज भी किचन में अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं काम काज करने में। अभी भी वो खाना बना सकते हैं, सब कुछ काम में हेल्प कर सकते हैं, यानी वो रूटीन काम में ही उन्होंने एक्सरसाइज उनका हो जाता है। कहीं पे भी आना जाना हो तो ऑटो रिक्शा का भी या व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रेफरेबली चल के आते जाते हैं। हम लोग 5 साल पहले गुजरात गए थे, गिरनार। आपको अगर पता होगा तो गिरनार माउंटेन, ये करीबन 10,000 स्टेयरकेस हैं। उन्होंने दोनों ने 10,000 स्टेयरकेस एक ही दिन में चल के उतर के चढ़े हैं। वो जहाँ पे यंग जनरेशन डोली में बैठ करके या रोपवे में जाता है, ऐसे कंडीशन में एट द एज ऑफ 70 ईयर्स उन्होंने 10,000 स्टेयरकेस वो चल के स्टेप बाय स्टेप चढ़ के उतरे हैं। तो ऐसे तो कई सारे लोग आपके आसपास देखने को मिलेंगे। तो ये लोग कोई जिम में नहीं जाते हैं, कोई एक्सरसाइज करने नहीं जाते हैं, उन्होंने रूटीन काम में ही एक्सरसाइज बना दिया। तो अगर आप आपके रूटीन काम में एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करते हैं, आपका सारा काम आप खुद करते हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक एक्सरसाइज है। बंद लेकिन कर हम लोग दीजिए। क्या करते हैं, साफ सफाई के लिए, घर का काम करने के लिए मेड को रखते हैं। हम लोग खाना बनाने के लिए किसी और को रखते हैं। हम हमारा सारा काम जो है वो वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर और मॉडर्न इक्विपमेंट्स के जरिए करते हैं। तो हम ये सब चीजों के लिए खर्चा करते हैं, जिम में जाने के लिए अलग से फीस भरते हैं, और बाद में फिर डॉक्टर के पास में भी अलग से बिल भरते हैं। तो अगर हम हमारा खुद का काम अगर खुद ही कर डालें तो आपका कई सारा खर्चा बच जाएगा। आपका मेड का खर्चा बच जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचेगा, आपका जिम का खर्चा बचेगा, आपका दवाइयों का खर्चा बचेगा। यानी हजारों रुपए का सेविंग इनडायरेक्टली आप कर रहे हैं, और ये इनडायरेक्टली आपकी इनकम बढ़ रही है, क्योंकि जो सेविंग है वही आपकी इनकम है। तो इस तरीके से भी आप अपना इनकम भी बढ़ा सकते हैं, अपना सेविंग भी कर सकते हैं, और अपनी सेहत भी मेंटेन कर सकते हैं। तो हमें हमारा रूटीन काम में ही, एक्सरसाइज में ही अगर हम लोग करते हैं, तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप स्कूल के पीटी के दाव करते हैं वैसे लाइट फिजिकल मूवमेंट्स कर सकते हैं। थोड़ा सा सनलाइट लीजिए, फ्रेश एयर में जाइए, नेचर के संपर्क में रहिए। और सबसे बड़ी बात,
आपका खाना फ्रेश फूड खाइए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप लीफी वेजिटेबल्स, सलाद, फ्रूट्स, स्प्राउट्स इसका इस्तेमाल कीजिए। ताजे खाने का इस्तेमाल कीजिए। बासी खुराक मत कीजिए। सुबह का बनाया हुआ रात को गर्म करके खाया, रात का गर्म बनाया हुआ सुबह में गर्म करके खाया। माइक्रोवेव ओवन और फ्रिज ये वर्तमान समय में सबसे बड़े टॉक्सिक्स है या तो बीमारियों के घर है, क्योंकि फ्रिज में हम लोग सारी चीजें डम करके रखते हैं और बाद में फिर हम लोग वही चीजें गर्म करके इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव ओवन इंस्टेंट गर्म करने में सहायक होता है तो हम लोग रखते हैं, लेकिन माइक्रोवेव ओवन का जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली हमारे फूड में जाता है और वो हमारे कई सारी बीमारियों को पैदा करता है। आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे लोग एग्जाम के पहले बीमार हो जाते हैं, फिर किसी को टॉन्सिल्स हो जाता है, तो किसको बुखार आ जाता है, किसको सर्दी खांसी हो जाती है, तो किसको पेट में दर्द होता है, क्योंकि मानसिक तनाव की वजह से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और जिसकी वजह से हमें अलग अलग बीमारियां तुरंत पकड़ लेती है। और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए आपको ताजा खाना, लाइट एक्सरसाइज, सनलाइट एक्सपोजर और मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ही जरूरी है। मेंटल रिलैक्सेशन के लिए एक सबसे अच्छी बात जो है, आपकी हॉबी के ऊपर ध्यान दीजिए। जो आपके शौक है, आपको म्यूजिक का शौक है, आपको रीडिंग का शौक है, या आपको घूमने फिरने का शौक है, तो ये शौक आप जिंदा रखिए और थोड़ा वक्त अपने शौक को दीजिए, अपने हॉबीज को दीजिए। अपने पसंद के लोगों को मिलते रहिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स के साथ में संपर्क बनाए रखिए, ताकि सोशल रिलेशनशिप आपकी अगर मेंटेन होती है तो वो स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। स्ट्रेस बस्टिंग के लिए आपको हर बार दवाई लेने की जरूरत नहीं है, नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज अगर आप करते हैं तो आपको स्ट्रेस आपका कम हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर, जैसे मेरे पेरेंट्स का एग्जांपल दिया, उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो लेबर वर्कर जो होते हैं वो लोग हेल्दी होते हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी है। आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि सुबह में सनराइज के 2 घंटे के भीतर आप आपका पहला खाना या पहला स्नैक्स ले लीजिए। तो ब्रेकफास्ट का टाइम सनराइज के 2 घंटे के भीतर है। फिर हेवी लंच आपको लेना है दोपहर को 12 से 1 बजे के बीच में, जब भी सूरज सर पे होता है तो तभी हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स प्रदीप्त मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। तो दोपहर को 12-1 बजे के करीब आपका दोपहर का लंच होना चाहिए। और शाम का सनसेट के आसपास यानी 7 बजे के आसपास आपका डिनर होना चाहिए। अगर आप लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आप ज्यादातर आपकी जिंदगी हेल्दी तरीके से गुजार सकते हैं। अपने गांव खेड़ों के लोग जो होते हैं, विलेजर्स जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, लेबर वर्कर्स होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल आप गौर से फॉलो फॉलो कीजिए या ऑब्जर्व कीजिए। आपके घर में कभी पेंटर आता है या कारपेंटर आता है तो आप उनको देखना, वो लोग 8-9 बजे आते हैं, नाश्ता करके आते हैं, 12-1 बजे खाना खा करके वो 15-20 मिनट लेटते हैं। आयुर्वेद ने कहा है कि खाना खाने के बाद में 15-20 मिनट आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सो जाइए, वाम कुक्षी कीजिए, ताकि आपका खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। वो लोग 6 बजे अपना काम निपटा करके चले जाते हैं, 7-7:30 बजे वो खाना पीना खा लेते हैं और 9-10 बजे के करीब उनका दिन समाप्त होता है, वो सो जाते हैं। और इसी की वजह से वो लोग हेल्दी भी हैं, वो लोग भारी काम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तो वो लोग 50-100 किलो का गोनी उठाते हैं, वजन उठाते हैं, ट्रक लोड अनलोड कर लेते हैं, पत्थर का घमेला भर करके कितनी बार सीढ़ी चढ़ उतर करते हैं, भाजी की टोकरियां उठा करके भागदौड़ करते हैं। ये हो सकता है क्योंकि वो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वो लोग खाते क्या है तो जुड़का भाकर चटनी भाकरी खाते हैं। उनको कोई विटामिन की कमी नहीं होती है, कोई कैल्शियम की कमी नहीं होती है, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। हम लोग तो ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, महंगे फ्रूट्स भी खाते हैं, 200 रुपए किलो वाले टमाटर भी खाते हैं, और सारी महंगी चीजें खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा विटामिन कम है, हमारा कैल्शियम कम है, हमारी एनर्जी कम है। कल ही एक पेशेंट आए थे मेरे, उम्र कितनी है पेशेंट की, 28 साल का लड़का, ब्लड डोनेट करने गया, रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन 9.9 यानी 10 से भी कम। सब कुछ खाने पीने के बावजूद भी हमारी ये कंडीशन है। क्यों? क्योंकि या तो हमारे खाने पीने के तरीके गलत हैं, या खाने पीने की चॉइस गलत है,
या मानसिक तनाव है या लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अगर जीते हैं तो ही आप अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हेल्दी फूड खाना है, बैलेंस फूड खाना है, टाइम पे खाना है और प्रॉपर कॉम्बिनेशंस में खाना है। कुछ लोग होते हैं रात को खाना खाने के बाद में फ्रूट खाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि आपको अगर फ्रूट खाना है तो सुबह में खाते हैं तो गोल्डन बेनिफिट मिलता है, दोपहर को खाते हैं तो सिल्वर के जैसा, शाम को खाते हैं बिफोर सनसेट तो कॉपर के जैसा, और सनसेट के बाद में खाते हैं तो आयरन के जैसा, यानी एज गुड एज पॉइजन, एज गुड एज टॉक्सिन। तो हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग तो हेल्दी फूड खा रहे हैं। कुछ लोग मिल्क शेक पीते हैं, उनको लगता है कि ये हेल्दी है। आयुर्वेद ने कहा है दूध और फ्रूट कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग हेल्दी फूड के लिए मिल्क शेक पीते हैं, जो कि एब्सोल्युटली अगेंस्ट आयुर्वेदा, अगेंस्ट नेचुरोपैथी है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग करते हैं और बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। तो आपको ताजा खाना खाना है, अच्छे से नींद लेनी है, अच्छे से आपको वक्त वक्त पे एक्सरसाइज वगैरह करनी है, और पॉजिटिव थिंकिंग करना है। और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ही हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है, तो उसमें आप देखेंगे तो सुबह में उठ करके हमें पहले हम पूजा पाठ करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, ताकि हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग करें। रात को सोते वक्त में हम लोग भगवान का नाम लेकर के ग्रेटिट्यूड करके हम लोग सोते हैं, ताकि हमने दिन भर जो बिताया है वो आपकी मेहरबानी से, तो ये काफी दिन अच्छा गया हो, और आपका शुक्रिया। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह में उठ के सबसे पहले न्यूज चैनल देखते हैं या तो न्यूज पेपर पढ़ते हैं, जिसमें सब कुछ नेगेटिविटीज भरी हुई है। रात को सोने से पहले एक्शन मूवीज या तो पॉल्यूशन, या तो पॉलिटिक्स, या तो एक्शन से रिलेटेड मूवीज, या तो फिर न्यूज जिसमें कहीं ना कुछ स्कैंडल्स हैं, स्कैम्स हैं, नेगेटिविटीज। यानी हम लोग ये दिन और रात, सुबह में और रात को हम लोग नेगेटिविटीज दिमाग में भरते हैं, और फिर हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, नींद नहीं आती है, ऐसी शिकायतें हमें शुरू होती है। जब हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, सही वक्त पे सही टाइम सही काम नहीं कर पाते हैं, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, तो हमें हमारा काम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, और वो स्ट्रेस फिर हमें कई सारी नई नई मुसीबतों का निर्माण करके हमारा स्ट्रेस और भी बढ़ा देता है। और इसके लिए अगर हमें इनर स्पेस को अगर कल्टीवेट करना है, तो हमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा सीख करके इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अच्छी तरीके से हमारी अंदरूनी शांति को बरकरार रख सके। तो इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग आज से ही अपना स्ट्रेस फ्री जर्नी शुरू करना चाहते हैं? जिन लोगों को भी अपनी आगे की जिंदगी स्ट्रेस फ्री बितानी हो, या आज से ही स्ट्रेस फ्री जिंदगी की शुरुआत करनी हो, वो मी लिखे, ताकि आप जो लिखेंगे, यस यस शीतल जी, थैंक यू। आप जब ये सोचेंगे कि मुझे आज से स्ट्रेस फ्री जिंदगी बितानी है, तो आपके दिमाग में आपने एक पॉजिटिव थॉट डाल दिया, आपने एक पॉजिटिव आपका कमिटमेंट डाल दिया, और वो कल्टीवेट होते रहेगा। क्योंकि जैसे ही आप कोई बीज बोते हैं, तो वो बीज जो है वो धीरे धीरे वृक्ष का आकार लेने लगता है। लेकिन उसके लिए पहले, सबसे पहले हमें बीज बोना पड़ेगा। लेकिन केवल बीज बोने से भी नहीं होगा, क्योंकि बीज बोने के बाद में हमें उसको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके साथ साथ में उसको नरिश करना है, यानी उसको पानी भी देना है, उसको हमें फर्टिलाइजर भी देना है, उसको सनलाइट भी देना है, उसको कीड़ों से प्रोटेक्ट भी करना है। तभी जाकर के वो पौधा बनेगा, और तभी वो पौधा जो है वो वृक्ष बनेगा। लेकिन उसका पहला स्टेप होगा बीज बोना। और बीज बोने के लिए सबसे पहले आपको आपको सोचना पड़ेगा, यस मुझे ये करना है। यस यस, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग ये जर्नी के लिए तैयार हैं। मैं कुछ आसान से तरीके आपको बताता हूं,
कुछ आसान से स्टेप्स आपको बताता हूँ जो डू इट योरसेल्फ आप खुद ब खुद घर में कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। तो आप रेडी है? कुछ रेमेडीज में आपको बताऊंगा जो आपको आने वाले दिनों में फायदा होगा। या ओके, थैंक यू कैलाश जी। ये ना ही केवल आपको लेकिन आपके घर के लोगों को भी फायदेमंद हो सकता है। और आज का मास्टर क्लास अटेंड करने के बाद में आप केवल आपको पॉजिटिव थॉट्स लेकर के नहीं जाना है, लेकिन साथ में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी लेकर के जाना है जो कि आपको जिंदगी भर काम में आ सकती है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ एक्यूप्रेशर के कि जो आपका स्ट्रेस कम करने के लिए सहायक होगा। तो आप लोग सब रेडी है? अगर रेडी है तो यस लिखिए ताकि हम आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों की पॉजिटिव एनर्जी के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन में ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ करके भी नई चीजें सीख सकते हैं। थैंक यू सेजल जी, सोनल जी या शीतल जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक ड्रॉबैक ये भी है कि मुझे आप लोग दिखाई नहीं देते तो मुझे पता नहीं चलता कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे ही आप चैट में यस नो लिखते हैं, कुछ रिएक्शन देते हैं, तो मुझे पता चलता है कि यस, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप मेरे साथ में हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के रिस्पॉन्स के लिए और अटेंशन के लिए। स्ट्रेस, टेंशन ये कम करने के लिए एक्यूप्रेशर में एक आसान पॉइंट आपको मैं बताता हूं जो कि कलाई की क्रीज से 3 उंगली ऊपर है। यहाँ आपकी जो मध्य उंगली है, ये मध्य उंगली की लाइन में कलाई से 3 उंगली ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट आया हुआ है, ये स्ट्रेस रिलीफ के लिए उत्तम पॉइंट है। मानसिक तनाव कम करने के लिए काम में आता है। ये पॉइंट के ऊपर आपको करीबन 30 से 40 बार या आधे से 1 मिनट तक आपको दबाव देना है। प्रेशर देना है, छोड़ना है, देना है, छोड़ना है। प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। इस तरीके से आपको करीबन 1 मिनट तक दबाव देना है। यह उत्तम बिंदु है मानसिक तनाव कम करने के लिए, नींद लाने के लिए, विचारों को कम करने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। घबराहट, बेचैनी वगैरह होती है, छाती में दर्द होता है, छाती में तनाव महसूस होता है, पाल्पिटेशन होता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, नोशिया वॉमिटिंग होता है, उल्टी जैसा लगता है, जी मचलता है, ये भी हो सकता है या किसी और भी वजह से हुआ हो तो भी काम में आएगा। ये पॉइंट आप रेगुलर दे सकते हैं। दोनों भी हाथ में ये पॉइंट आया हुआ है, आप कोई भी हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों हाथ पे ये पॉइंट है, आप दोनों हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आपको कुछ तनाव हो या स्ट्रेस हो तभी आपको देना है, आप रेगुलर बेसिस पे भी ये दे सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो ब्रेन और हार्ट से कनेक्टेड है। तो आपका ब्रेन और हार्ट का सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए, उसका फंक्शनिंग अच्छा करने के लिए, मेमोरी, कंसंट्रेशन वगैरह की शिकायतों को कम करने के लिए भी काम में आएगा। तो ये पॉइंट आप जरूर से इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। उसके अलावा और एक पॉइंट है, ये जो आखिरी उंगली है, ये आखिरी उंगली की लाइन में रिस्ट क्रीज के ऊपर आया हुआ पॉइंट, ये रिलैक्सेशन के लिए काफी उत्तम पॉइंट है। तो नींद लाने के लिए उत्तम है, तनाव को कम करने के लिए ये उत्तम पॉइंट है। ये पॉइंट के ऊपर भी आप करीबन 1 मिनट तक दबाव दे सकते हैं। ये भी हार्ट और ब्रेन के लिए उत्तम पॉइंट है। तो हार्ट की शिकायत के लिए भी काम में आएगा, किसी को ब्लड प्रेशर है, कम ज्यादा होता है, ब्लड सर्कुलेशन की तकलीफ है, या तो फिर घबराहट, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आती है, अनिद्रा के लिए ये उत्तम पॉइंट है। ये पॉइंट का एक इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे सर में, तालू में, नाक की लाइन में, दोनों कान की लाइन में, यहाँ पे ऊपर जो पॉइंट है, यहाँ पे आप हल्के से थपथपाते हैं तो ये मेंटल रिलैक्सेशन के लिए काम में आता है। तो ये स्ट्रेस रिलीवर पॉइंट्स है। ये तीनों पॉइंट्स का इस्तेमाल आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं। 1, 2 और 3। आपने देखा होगा बच्चे अगर सोते नहीं है तो यहाँ पे उसको थपथपाया जाता है तो वो उन्हें अच्छी नींद आ जाती है। तो ये बड़े लोगों के लिए भी काम में आता है। दिस इज वन पॉइंट, रिस्ट क्रीज के 3 उंगली ऊपर, मिडल फिंगर की लाइन में, ये PC6 पॉइंट है, पेरिकार्डियम 6। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लिटिल फिंगर की लाइन में रिस्ट क्रीज के ऊपर आया हुआ पॉइंट, ये हार्ट 7 पॉइंट है, H7 2। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे GV20,
गवर्निंग वेसल 20 नंबर का पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट रिलैक्सेशन के लिए है। कई बार एंजाइटी की वजह से एकदम से छाती में भारीपन लगता है, छाती पे वजन रख दिया जैसा लगता है, ऐसा लगता है अभी हार्ट अटैक आएगा, जान जाएगी। तो ऐसी कोई भी इमरजेंसी क्रिएट होती है, पैनिक अटैक आता है, अचानक से किसी को तकलीफ होती है, तो इमरजेंसी के लिए यहाँ पे GV26 पॉइंट है, नाक और ऊपर के होंठ के बीच में। यस, यह अमृता जी। तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिए, तो ये जरूर से काम में आएंगे आपको। ये GV26 पॉइंट कोई भी इमरजेंसी हैंडल करने के लिए, जैसे किसी नजदीकी रिश्तेदार का डेथ हो जाता है तो वो सुन करके अचानक से आघात लगता है, कई लोगों को शॉक लगता है, बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आके गिर जाते हैं, या फिट्स आ जाती है, या अस्थमा का अटैक आ जाता है, या हार्ट अटैक आता है, या ऐसा फीलिंग आता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी अगर ऐसी कोई भी तकलीफ हो या कोई भी इमरजेंसी क्रिएट हो जाए, तो ये इमरजेंसी पॉइंट आप दे सकते हैं। ये इमरजेंसी के लिए काम में आएगा। ये पॉइंट जरूर से आप सीख के रखिए, कभी भी इमरजेंसी में आप किसी को भी काम में दे सकते हैं। मैं एक बार कहीं पे जा रहा था, तो जब ब्रिज चढ़ रहा था रेलवे प्लेटफॉर्म का, तो वो ब्रिज चढ़ करके आगे बढ़ रहा था, अचानक से एक लेडी वहां पे कोलैप्स हो गई, बेहोश हो गई। तो तुरंत से मैंने ये पॉइंट दे दिया उसको। उसको होश तो आ गया। फिर उसके साथ बात करते हुए पूछा कि ये क्या हो गया अचानक, कि आप चढ़ के आए सीढ़ी चढ़ के और अचानक से कोलैप्स हो गए। तो बोले कि मैं, हमारे किसी नजदीकी रिश्तेदार का डेथ हो गया है, मुझे इमरजेंसी में वहां जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरे छोटे बच्चे घर में हैं, और वो बच्चों के बारे में सोचने की वजह से मुझे एकदम से टेंशन आ गया, मुझे डर लग गया कि उनका क्या होगा या उनको कुछ तकलीफ हो गई तो। और ये सोचने की वजह से एकदम से मेरी सांस फूलने लगी और मेरे छाती के ऊपर जैसे दबाव आ गया और मैं गिर गई। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें इमरजेंसी क्रिएट हो जाए, तो ऐसे वक्त में आप ये पॉइंट जरूर से दे सकते हैं। उसके बाद में आपको और एक महत्वपूर्ण जो होम्योपैथी की दवाई बताता हूं, कालीफोस, KALI, काली, PHOS, फोस, पोटेशियम फोस्फोरस। पोटेशियम को काली कहा जाता है, KALI, फोस्फोरस का फोस। यस, यू कैन डू इट एनी टाइम, कोई भी टाइम पे दे सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे देना है तो प्रिफरेबली खाना खाने के बाद में न मत दीजिए तुरंत से, बट इमरजेंसी में आप एनी टाइम दे सकते हैं। तभी हमें, खाना खाया हो या नहीं खाया महत्व नहीं है, तभी जान बचानी है। लेकिन रेगुलर रूप से देना है तो प्रिफरेबली खाना खाने के आगे पीछे गैप दे करके दीजिए, ताकि आप दे सकते हैं। क्योंकि खाना खाने के बाद में आपका ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत पेट की ओर होता है। जब भी हम कोई योग, एक्सरसाइज या ऐसी कोई एक्यूप्रेशर मसाज जैसी ट्रीटमेंट करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन वहां पे डाइवर्ट हो जाता है, तो डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो रेगुलर बेसिस पे अगर हमें ऐसा कुछ करना है, तो हमें ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद 2 घंटे तक ना करें। लेकिन इमरजेंसी हो, जैसे किसी को खाना खाने के बाद में अचानक से घबराहट, बेचैनी हो रही है, तो तभी हमें उसको नहीं कहना कि नहीं आप 2 घंटे तक बर्दाश्त कीजिए, मैं 2 घंटे के बाद में एक्यूप्रेशर करूंगा। हमारे सर ने बताया कि 2 घंटे तक एक्यूप्रेशर नहीं कर सकते। ये रेगुलर करना है, उसके लिए कानून होते हैं, इमरजेंसी के लिए कोई कानून नहीं होता है। तो अगर जब भी लाइफ एंड डेथ का सवाल आ जाता है, या घबराहट, बेचैनी हो जाए, अचानक सख्त तकलीफ हो जाए, खाना खाते खाते भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या तुरंत बाद भी दे सकते हैं। ठीक है। तो कालीफोस 30 पावर, या कालीफोस बायोकेमिक में 6x या 12x पोटेंसी में आप दे सकते हैं। 4 4 गोली दिन में 2 3 बार दे सकते हैं। तो जिनको भी स्ट्रेस की वजह से घबराहट, बेचैनी होती है, एंजाइटी बढ़ जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, पसीना पसीना हो जाता है, बीपी कम ज्यादा हो जाता है, शुगर कम ज्यादा हो जाती है, नींद नहीं आती है, डर लगता है, ऐसे कोई भी सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जो स्ट्रेस की वजह से होता है, तो आप काली फोस दे सकते हैं। यानी मानसिक स्वस्थता बढ़ाने के लिए काली फोस होम्योपैथी की उत्तम दवाई है। एब्सोल्युटली सेफ है, कोई भी इंसान दे सकता है। छोटे बच्चों में देना है तो 6x या 12x पोटेंसी भी आप दे सकते हैं। बड़े लोगों को आप 30 पावर की 4 4 गोली दिन में 2 3 बार दे सकते हैं। इमरजेंसी में KALI, काली, KALI, काली, PHOS, फोस, फोस्फोरस का फोस, और काली, पोटेशियम को काली कहा जाता है। यस, काली फोस, PHOS। 6x या 12x या फिर 30 पावर में आपको कोई भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, ये आप घर में रख सकते हैं, इमरजेंसी के लिए काम में आएगी।
मानसिक स्वस्थता बढ़ाने के लिए। इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू रेमेडी काम में आती है, जो कि बेस्ट फ्लावर रेमेडी है। उसका नाम ही है रेस्क्यू, या राइट 30 पावर या 6x या 12x। रेस्क्यू रेमेडी बेस्ट फ्लावर रेमेडी, ये भी कोई होम्योपैथी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। ये जरूर से अपने घर में रखिए। यस 12x। तो रेस्क्यू रेमेडी ये एक्चुअल फॉर्म में ही होती है, आप केवल रेस्क्यू रेमेडी बोलेंगे तो आपको मिल जाएगी। 5-5 बूंद पानी में डाल करके, आधा या 1 कप पानी में आप डाल करके दिन में 3-4 बार दे सकते हैं। जैसे कोई पैनिक अटैक होता है, या एग्जाम के बाद पहले एंजाइटी है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस देने जाना है, इंटरव्यू देने जाना है, उसके पहले की तकलीफ है, तो आप रेस्क्यू रेमेडी दे सकते हैं। किसी नजदीकी रिश्तेदार का डेथ हो गया अचानक से, और अचानक से मानसिक तनाव पैदा हुआ, तो ऐसे वक्त में भी आप रेस्क्यू रेमेडी दे सकते हैं। तो ऐसे ये रेमेडीज हैं जो कि आप घर में रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमें डिटेल में स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी है, चलो जिसमें स्ट्रेस की वजह, कल उसका कुछ करने उसके वाला है साइन और क्या? सिम्टम्स, क्या क्या शारीरिक रूप में बेबी वाले का? हमारे में बदलाव आते हैं, और किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं अच्छा, होलिस्टिक वे से, क्वालिटी करा लिया, उसके बाद जिसमें सॉफ्टवेयर हम चला गया। रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक के कुछ हर्ब्स, होम्योपैथी कुछ मेडिसिन, कुछ एक्यूप्रेशर, ऐसे कॉम्बिनेशंस करके हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। यस, आप में से कई सारे लोग ये स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और जरूरी भी है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे बच्चे भी स्ट्रेस से गुजरते हैं। और अगर हम लोग ये सीख लेते हैं तो हम हमारे सारे फैमिली मेंबर्स को भी सहायक हो सकते हैं, बच्चों में यानी नेक्स्ट जनरेशन को भी हम उसका फायदा पहुंचा सकते हैं। यस अमृता जी, तो आप लोगों को मैं कुछ डिटेल शेयर करता हूं, जो मैं आने वाले कुछ दिनों में वर्कशॉप इसका अरेंज करने वाला हूं। तो ये वर्कशॉप की डिटेल्स मैं आपको देना चाहता हूं। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों के इंटरेस्ट के लिए। तो आप अगर आपकी स्ट्रेस फ्री जर्नी आज से शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक होलिस्टिक स्ट्रेस मास्टरी वर्कशॉप मैंने अरेंज किया है, जो कि 8, 9 और 10 सितंबर को ऐसे ही ऑनलाइन रहेगा, रात को 8:30 से 10 बजे के बीच में। ये तीनों दिन लाइव सेशंस रहेंगे, लेकिन ये इंटरएक्टिव सेशंस रहेंगे। मास्टर क्लास ज्यादातर इंफॉर्मेटिव होता है, वन साइडेड होता है, जिसमें मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मेरी इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वर्कशॉप इंटरेक्शन होता है, यानी आपके क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे, आपकी क्वेरीज भी रहेगी, जो चीज आपको समझ में नहीं आई उसके बारे में भी डिस्कशन होगा, हेल्थ इश्यूज के बारे में भी कुछ सर्टन बातें डिस्कस होगी। और ये तीनों सेशंस के आपके रिकॉर्डिंग भी मिलेंगे, और उसके बाद में भी आपको, आप मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हो जाएंगे, फैमिली मेंबर्स हैं मेरे वेलनेस फैमिली के, तो आपके जो भी क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो उसको भी एड्रेस किया जाएगा, उससे रिलेटेड टिप्स वगैरह भी आपको मिलेगी, हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे, मेरे कुछ वीडियोस वगैरह होते हैं, यूट्यूब के लिंक्स वगैरह तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन कुछ लाइव इंटरेक्शंस भी होते हैं। कभी कभी लोगों के जो सवाल होते हैं बीमारियों से जुड़े हुए, उसके आंसर भी आपको मिलते रहेंगे, यानी ऐसा देखने को जाएंगे तो इट्स ए कंटिन्यूअस जर्नी टुवर्ड्स वेलनेस। ये हमेशा के लिए आपका लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये होलिस्टिक स्ट्रेस मास्टरी वर्कशॉप है, जो कि सितंबर 8, 9, 10 को है, 8:30 से 10 बजे के बीच में। ये तीनों दिन में आपको स्ट्रेस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिन सीखने को मिलने वाला है कैसे हम उसकी रेमेडीज यानी सॉल्यूशंस कैसे पाए, जिसमें न्यूट्रिशन के बारे में भी कुछ जानकारी मिलेगी, यानी आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कॉम्बिनेशंस क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए, हेल्दी डाइट क्या है, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, जो आप जिंदगी भर अपना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पानी से धो लेना। कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होंगे, जो कि आपकी अच्छा, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस कम करने तो के उसका लिए, तो रिलैक्सेशन के आपका लिए, विजेता के और ना बोला अन्य भी जो आज भी के आपके विजा दिया सिम्टम्स है, तीन जैसे दर्द कम करने के लिए वगैरह, ये कल कुछ 3 विजा बेसिक दिया। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होंगे, जिसका इस्तेमाल आप लाइफ टाइम कर सकते हैं कई सारी तकलीफों को कम करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होगी कि कैसे आपको रिलैक्स होना है, क्योंकि क्या होता है जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, तभी हमें कोई भी कितना भी अच्छा प्रवचन दे, उपदेश दे,
वो हमें समझ में तो आता है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि तभी हमारी वो मानसिक स्थिति नहीं होती है कि ये सारी चीजें हम लोग एब्जॉर्ब कर पाए और उसका इस्तेमाल कर पाए। हमें समझ में तो सब कुछ आता है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हमसे होता नहीं है, क्योंकि तभी हमारा मन और हमारा मस्तिष्क हमें साथ नहीं देता। तो ऐसे वक्त में कुछ ऐसी इंस्टेंट रेमेडीज की जरूरत होती है जो कि हमारी सोच को बदले, हमारे दिमाग की नेगेटिविटी को कम करे। जैसे मैंने काली फोर्स के बारे में बताया, रेस्क्यू रेमेडी के बारे में बताया, वैसे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन या बायोकेमिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जो कि तभी हमें सपोर्ट का काम करती है। क्योंकि जब भी कोई टेंशन में हो तभी उसको उपदेश देने का कोई फायदा नहीं होता है। अगर समझो किसी का नजदीकी रिश्तेदार का डेथ हुआ है और वो तनाव में है, और तभी आप उसको फिलोसॉफी जानेंगे कि जीवन तो नश्वर है, एक बार जो आया है वो सबको जाना ही है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये सब बातें तभी हमें समझ में भी आती है लेकिन वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तभी अगर उसको कहा जाए कि आप एकदम आराम से सो जाइए, आप सोचिए मत, तो आपको लगता है कि ये सिचुएशन में वो हमारी एडवाइस को फॉलो कर पाएंगे? तभी उसको जरूरत है उसके दिमाग को शांत करने की, और वो दिमाग शांत करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ म्यूजिक थेरेपी होती है जो कि बाहर से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छे अच्छे हर्ब्स हैं, जैसे आयुर्वेदिक में भी कुछ दवाइयां होती है, ब्राह्मी है, जटामासी है, शंख पुष्पी है, अश्वगंधा है, जो कि मेंटल स्ट्रेस कम करने में सहायक होती है। होम्योपैथी में जैसे कालीफोस है, इग्नेशिया है, ऐसी कई सारी दवाइयां होती है। तो ये કેમ दवाइयों છો? के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे जो कि आप घर में रख सकते हैं। तो आपको वो तुरंत आपका जो શાંતિ? नेगेटिविटी है, आपके दिमाग में जो तनाव चल रहा है, वो कम करने में सहायक होगा। कुछ न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होगी, બાકી कुछ योग और एक्सरसाइज के હા बारे में जानकारी होगी, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में जानकारी होगी, कुछ एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी होगी। यानी जैसे चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को चारों ओर से घेर लेना चाहिए, वैसे कोई भी बीमारी को या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को चारों ओर से घेरना चाहिए। तो उसमें जो जो पॉसिबल वेज हैं, वो सभी तरीके से हम उसका इस्तेमाल करके, फिर वो होम्योपैथी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो सकती है, मेडिटेशन हो सकता है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो सकती है, न्यूट्रिशन हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं। इन सभी का एक साथ में अगर हम इस्तेमाल करें और सीखें तो हम कई सारे स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेस रिलीजिंग या होलिस्टिक स्ट्रेस मास्टरी वर्कशॉप है, इसकी एक्चुअल प्राइसिंग 1299 रुपीज है, लेकिन अभी फेस्टिवल ऑफर में ये केवल 299 रुपीज में है। यानी एक बर्गर या पिज्जा के प्राइस में आपको ऐसे सारे चीजें सीखने को मिलने वाली हैं जो हजारों रुपए देने के बाद में भी हमें सीखने नहीं मिलती है। आप जब भी कोई डॉक्टर के पास में जाते हैं, 300 से 500 रुपए कंसल्टिंग फीस लेते हैं, तो वो केवल उसी टाइम के सॉल्यूशन के लिए या उसी टाइम के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए होते हैं। यानी अगर आपको दूसरी बार तकलीफ होती है तो आपको दूसरी बार आपको फीस चुकानी पड़ती है। यानी आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो बार बार आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन सॉल्यूशन क्या मिलता है? टाइम बिंग सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन वो भी आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं, ना ही आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। यहाँ पे आप जो सीखने वाले हैं, ये जिंदगी भर का लर्निंग प्रोसेस आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से स्ट्रेस को कम करके मैनेज करके आप उसके मास्टर बन सकते हैं। और ये केवल आपके लिए नहीं, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी फायदा होने वाला है, क्योंकि आप सीखेंगे तो आप भी अपने बच्चों को वो सिखा सकते हैं, उनमें अच्छी आदतें डाल सकते हैं, उनको लाइफस्टाइल के चेंजेस बता सकते हैं, उनको न्यूट्रिशन के बारे में बता सकते हैं, आप उनको अच्छे अच्छे एक्सरसाइज और योग के बारे में बता सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में बता सकते हैं, आप एक्यूप्रेशर के बारे में बता सकते हैं। उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको देख करके वो लोग भी आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चों के रोल मॉडल उनके पेरेंट्स होते हैं। तो अगर स्ट्रेस फ्री जी रहे हैं तो वो लोगों को भी वो स्ट्रेस फ्री सीखने के जिंदगी जिंदगी बिताने के जो अच्छे अच्छे तरीके हैं वो सीखने मिलेंगे। और जैसे मैंने बताया कि दुनिया में 70% बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती है। तो स्ट्रेस को हैंडल करना, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एक तबके में हमें स्ट्रेस आ सकता है, और वो स्ट्रेस अगर हमारे ऊपर हावी हो जाए
तो कई सारी बीमारियों को इनवाइट कर सकता है। तो हमें बीमारी की जड़ को ही ठीक करना है। अगर बाथरूम में नल चालू रह गया और रूम में पानी भर गया है, तो केवल रूम में से पानी नहीं निकालना है, बाथरूम का नल बंद करना भी उतना ही जरूरी होता है। तो जब भी कोई बीमारियां होती हैं तो हम केवल बीमारियों का इलाज करते हैं, यानी रूम में से पानी निकालते हैं, लेकिन बीमारी की जड़ को ठीक करना भूल जाते हैं, यानी बाथरूम का नल बंद करना भूल जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो बीमारी की जड़ को ठीक करेंगे, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये बीमारी को जड़ से ठीक करने का वर्कशॉप है। तो ये वर्कशॉप काफी रीजनेबल है। इतने कम प्राइस में आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं जो कि जिंदगी भर काम में आएगी। ये आप मेरा पेमेंट डे ऑप्शंस आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। इसमें क्यूआर कोड भी है, जीपे नंबर भी है। ये 299 रुपीज आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में भेजना है या मुझे पर्सनल में भेजना है। तो आपका नाम और लोकेशन के साथ में, तो मैं आपको मेन ग्रुप में एनरोल कर लूंगा। और फिर जैसे ही हमारा वर्कशॉप शुरू होता है तो आपको उसके ज्वाइनिंग है। लिंक मिल जाएगी, आप लाइव सेशन अटेंड हो कर ना, मुझे सकते हैं। वेबिनार भी और चालू है। साथ में ही जब भी आपको એટલે ખ્યાલ आपका ના આવ્યો सेशन મને। कोई मिस हो जाता है तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जिसमें आप रिकॉर्डिंग भी आप रिपीट कर सकते हैं। ಅದು ಅದಕ್ಕೆ तो ಒಂದು कितने ಅವನೇ लोगों ಕಂಪ को ये वर्कशॉप इंटरेस्टिंग लगता है कि यस ये सीखने जैसा वर्कशॉप है, और वो भी इतनी कम कीमत में। क्योंकि ज्यादातर सभी जगह पर क्या होता है कि कोई एक्सपर्ट होते हैं, वो कोई एक चीज के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे एक्यूप्रेशर का एक्सपर्ट है, वो केवल एक्यूप्रेशर में एक्सपर्ट होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट है, वो केवल फिजियोथेरेपी में एक्सपर्ट होते हैं। आयुर्वेदा के एक्सपर्ट केवल आयुर्वेदा से रिलेटेड। होम्योपैथी के एक्सपर्ट होम्योपैथी के रिलेटेड। यहाँ पे आपको सारी चीजें अंडर सिंगल वन रूफ मिलने वाली है। इट्स लाइक अ मेडिकल मॉल। जब आप मॉल में जाते हैं तो आपको सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो उसी प्रकार से ये वर्कशॉप भी एक मॉल के जैसा काम करेगा, जिसमें आपकी सारी तकलीफों का, सारी बीमारियों से जुड़ी हुई जो शिकायतें हैं, उसकी वजह के ऊपर ही इलाज किया जाएगा, यानी स्ट्रेस के ऊपर। लेकिन वो इलाज किस तरीके से आप सीखेंगे, जिसमें कुछ चीजें होम्योपैथी से रिलेटेड, कुछ आयुर्वेदिक से रिलेटेड, कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कुछ एक्यूप्रेशर से रिलेटेड, कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड, यानी सभी के तरीके से आप बीमारी को कंट्रोल में कर पाने वाले हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग वर्कशॉप। ये जरूर से करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इतने कम अमाउंट में आपको फिर से ऐसे वर्कशॉप ना अटेंड करने मिले। तो ये एक अच्छा मौका है। आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, यानी आप बाद में रिपीट भी कर सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग सुन करके आप अपने नोट्स बना करके आप इसका मास्टरी कर सकते हैं। एकदम आसान वर्कशॉप है, इसके लिए कोई अलग से या अमृता जी, आपको अगर कुछ डाउट है आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में डालिए। मैं कोशिश करूंगा आपको डाउट्स क्लियर करने की। आप कोई भी एज ग्रुप के लोग सीख सकते हैं, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनीवन कैन लर्न। जस्ट सीखने की इच्छा होनी चाहिए और अपनी हेल्थ के ऊपर वो जागरूक होना चाहिए। हेल्थ के बारे में जागरूक होकर के वो तंदुरुस्त रहने के सोच के हिसाब से आगे बढ़ने की तैयारी होनी चाहिए। मेरा हैंड होल्डिंग रहेगा, आपको हमेशा आपको सपोर्ट मिलते रहेगा। आपको कोई भी क्वेरीज होगी, आपका जो भी कंफ्यूजन होगा, उसका डाउट सॉल्व आपको तुरंत मिल जाएगा। ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं। इवन आपके कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे तो उसके लिए आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। अमृता जी, आपका कुछ क्वेरीज था, आप अपने क्वेरीज अगर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो आप जरूर से बताइए। अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपका माइक। या अमृता जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके आप सवाल पूछिए प्लीज। Hello, sir. Namaste. Sir, I love your webinars. This is the second time I'm attending. Hello. हेलो। हाँ सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ अमृता जी, आप पूछ सकते हैं सवाल।
हाँ सर, जो अभी आपने जो भी बोला ना, एंजाइटी, पैनिक अटैक, घबराहट होना, जैसे चेस्ट में भारीपन लगना, आई एम फीलिंग दिस मोस्ट ऑफ द टाइम। और रात को मुझे ज्यादा एक फील मिनट ना, होता है मुझे तो। सुनाई नहीं दे रहा, एक मिनट, शायद मेरे माइक में कुछ गड़बड़ है, एक ही मिनट। हाँ, एक मिनट अमृता जी, मुझे शायद आवाज नहीं आ रहा है। जी सर। हाँ अमृता जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी, नमस्ते। यस सर, सो आई वाज सेइंग आई लव योर वेबिनार्स। आपका सारा इंफॉर्मेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो आपने बोला ना, एंजाइटी, पैनिक अटैक, घबराहट आना, राइट। धड़कनें तेज होना, पैल्पिटेशन, और छाती में भरभराहट लगना, वो सब मुझे फील हो रहा है बीच बीच में। पहले बहुत होता राइट। था, अब थोड़ा कम हुआ है, बिकॉज आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर एंजाइटी अटैक लास्ट ईयर। ओ। ओके। हाँ, तो जो दवाई थी ना, मुझे उससे बहुत नींद आती थी, तो मैंने उसको 3 महीने तक खाया और बंद कर दिया। तब से मैं अकेले, ऑन माई ऑन दिस आई एम स्ट्रगलिंग। बट मुझे बीच बीच में ऐसे कुछ सुना ना, डेथ का न्यूज, या तो बीमार डर हुआ लगता कोई। है। हाँ हाँ, बहुत डर लगता है, हाथ में पसीना आता है, फिर से वही होता है, जैसे वॉमिट आ रही है, हार्ट में कुछ हो रहा है, ऐसा फील होता है, वजन फील होता है। राइट। तो आपने जो दवाई बोली, काली फोस और कालीफोस या हाँ रेस्क्यू रेमेडी, आप जब भी ऐसे पैनिक अटैक आता है, आप हाँ रेस्क्यू रेमेडी घर में रखिए और कालीफोस, ये दोनों दवाई आपके घर में रखिए। और हाँ रेस्क्यू रेमेडी खास करके जब भी ऐसे कोई पैनिक अटैक आता है, जैसे हम किसी का समाचार सुनते हैं कि किसी का डेथ हुआ या कोई हाँ हॉस्पिटलाइज हुआ या किसी को हार्ट अटैक आया, तो हाँ, कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि अगर छाती में दर्द हुआ तो कहीं मुझे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, या तो राइट। फिर मुझे तो ये तकलीफ नहीं होगी, तो हम तुरंत से अपने आप को कोरिलेट कर लेते हैं वो सिचुएशन के साथ में, और हमें डर लगने लगता है। और हाँ, कई बार तो उसके लिए बार बार हमें रिपोर्ट्स निकालते हैं, चेकिंग करते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आते नॉर्मल। हैं। हाँ अभी इसके लिए जो भी मॉडर्न मेडिसिन में दवाइयाँ दी जाती है, तो उसमें एक तो वो एडिक्शन फॉर्मिंग होती है, आपको उसकी आदत लग जाती है कि उसके बिना आप अपने आप को ठीक नहीं महसूस कर पाते। हाँ उसके वजह से आपको नींद ज्यादा आना, सुस्ती लगना, यानी हाँ, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है या कम कर देता है, आपको कोई चीज में आपको अलर्टनेस नहीं होती है, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। जी। लॉन्ग रन में ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये कई बार क्या होता है कि जब ज्यादा हो जाता है तभी एलोपैथी दवाई लेनी पड़े और बात है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में ही अगर हम ध्यान दे देते हैं तो ये नौबत आगे नहीं बढ़ती है। आप जी रेस्क्यू रेमेडी शुरू कर दीजिए। इवन अदरवाइज भी अगर आपको अभी रेगुलरली प्रॉब्लम है तो आप रेस्क्यू रेमेडी के 5-5 बूंद 1 कप पानी में अभी फिलहाल आप सुबह शाम 2 टाइम लीजिए। पैनिक अटैक ज्यादा आता है तभी 3-4 बार भी आप ले सकते हैं। कुछ दिनों ओके। तक कंटिन्यू चालू रखिए। और कालीफोस 30 पावर की, ये भी आप 4-4 गोली सुबह शाम कुछ दिनों तक लीजिए, तो डेफिनेटली आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप कभी मुझे आप कंसल्ट कर सकती हैं। मैं आपकी हिस्ट्री लेकर के बताऊंगा आपको। कई बार क्या होता है कि हमारे कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है, या तो कई बार हम किसी का समाचार या नजदीक में किसी के रिश्तेदार का डेथ वगैरह हुआ हो, तो वो जो शौक लग जाता है तो वो शौक हम भुला नहीं पाते हैं। फिर जब भी किसी और का डेथ सुनते हैं या इवन मूवीज वगैरह में भी देखते हैं तो हम हाँ एकदम से इमोशनल हो जाते हैं या पैनिक हो जाते हैं। सर। तो ये डेफिनेटली ये सारी शिकायतें आपकी कम हो जाएगी। हम लोग जब वर्कशॉप में कुछ मेडिसिन डिस्कस करेंगे तो उसमें ये फियर की, एंजाइटी की कुछ मेडिसिन जरूर से उसमें कवर करेंगे, ताकि हम हाँ उसका इस्तेमाल कर सके। और ये दवाइयाँ एब्सोल्युटली सेफ हैं, और आप आसानी से लेकर के ये पैनिक सिचुएशन में से, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में से बाहर आ सकती हैं। तो मैंने जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए, कुछ रेस्क्यू रेमेडी और कालीफोस जैसी दवाइयां बताई, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जी आप ग्रुप में हैं तो एनी टाइम आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं उससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन या पॉइंट्स आपको जरूर से सजेस्ट करूंगा। सर, आई एम गोइंग टू कम आपके आप क्लिनिक में। या श्योर, डेफिनेटली। वेयर डू स्टे? आई स्टे इन दादर। Okay, okay. Then you can come down to Dombivli anytime. You call me and
take appointment and you can come. Yes, Yeah. sir. I will call you Okay. and I Yeah. can take this medicine, no problem, because I am not eating any No medicine. problem. Only No, Bhagwan these Bharosa. are yeah, these medicines are absolutely safe. You can start immediately, no problem. Yeah, Thank you, sir. Thank you so much. yeah, welcome. यह किसी का सवाल था, क्रैम्प्स आते हैं और बैक पेन और लेग पेन, राइट? या मसल स्ट्रेसफुल कंडीशन में मसल स्पाज्म ज्यादा होता है जिसकी वजह से क्रैम्प्स वगैरह आते हैं। तो जिनको भी बार बार क्रैम्प्स वगैरह आते हैं उन्होंने हफ्ते में एक दिन नारियल पानी पीना चाहिए, कोकोनट वाटर, या इलेक्ट्रोल या इनर्जल पाउडर ले सकते हैं। और इमली, अचार वगैरह खट्टी चीजें और फर्मेंटेड फूड कम खाइए। और गैस फॉर्मिंग थिंग्स लाइक पोटेटोज और जिससे गैस बने ऐसे बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह कम खाए, क्योंकि गैसेस ज्यादा होने की वजह से भी क्रैम्प्स आते हैं। गैसेस बढ़ने की वजह से घबराहट, बेचैनी भी बढ़ जाती है, यानी पैनिक अटैक की या एंग्जाइटी के अटैक्स भी आते हैं। तो आप ये खाने पीने में कुछ चेंजेस वो ले सकते हैं। उसके अलावा ये पॉइंट है वो स्ट्रेस वगैरह कम करने के लिए जो मैंने बताया। उसके अलावा ये एक पॉइंट है जो पेन कम करने के लिए काम में आएगा। या ये पेन कम करने के लिए एक पॉइंट काम में आता है, ये पॉइंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी की सारी चीजें हैं वो स्ट्रेस से रिलेटेड जो क्योंकि हर एक के अलग अलग सिम्टम्स होंगे। जैसे किसी को घबराहट बेचैनी होती है, तो किसी को मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो किसी को माइग्रेन अटैक आ रहा है, तो किसी को अस्थमा का अटैक आता है। तो हर एक के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग वर्कशॉप में कवर करेंगे ताकि आप सभी की तकलीफों को वो एक साथ में एड्रेस कर सके और अलग अलग सिम्टम्स को अलग अलग रेमेडीज हम दे सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये मास्टर क्लास अच्छा लगा होगा, बहुत सारी नई चीजें या काम की चीजें सीखने को मिली होगी। आप ग्रुप में अपना अनुभव जरूर से शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर से वर्कशॉप का पेमेंट लिंक आपको भेज रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। ये मेरा नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये। तो आप आपको जो भी हेल्थ इश्यूज वगैरह हो या आप एक्यूप्रेशर या और भी कुछ थेरेपी सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे अलग अलग कोर्सेस होते हैं वो आप एनरोल कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए ताकि आपको पेमेंट करके आप वर्कशॉप अटेंड कर सके। 299 रुपीज, ये एकदम ऐसी कीमत है जो कि एक बार होटल में जाते हैं तो खाना खाने के लिए तो उसके भी ज्यादा कीमत हम वहां पे चुका के आते हैं, लेकिन उसके बाद में भी वहां पे हमें सेहत नहीं मिलती है। इनफैक्ट हमारी सेहत खराब होती है। जबकि यहाँ पे हमें सेहत मिलने वाली है, सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो जरूर से आप ये वर्कशॉप अटेंड कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सेहत के बारे में आप नॉलेज लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना। हम लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन वो आपको सेहत नहीं दे सकता। पैसा कितना भी आपके पास में हो लेकिन सेहत नहीं है तो वो पैसा कुछ काम का नहीं है। तो अगर आप सेहतमंद है तो दुनिया की कोई भी अगर संपत्ति आपके पास में नहीं भी है तो भी आप जिंदगी में अच्छी तरीके से खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो हेल्थ इज वेल्थ, ये हम लोग केवल बोलते हैं लेकिन हमें उसको निभाना भी है। तो हमारे लिए सीखने के लिए ये एक अच्छा मौका है। अब जरूर से ये वर्कशॉप अटेंड कीजिए और अपनी सेहत को बरकरार रखिए। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती वक्त यहाँ पे निकाला और ये मास्टर क्लास अटेंड किया। उम्मीद करता हूँ ये मास्टर क्लास से आपको बहुत सारी नई चीजें या उपयोगी चीजें आपको जानने को मिली होगी जिसका आप जिंदगी पर आप उसका फायदा ले सकते हैं। या अमृता जी, थैंक यू वेरी मच। या आई रिसीव योर पेमेंट। आप मेरे को ये अब ग्रुप में भी आप शेयरिंग कर दीजिए या व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और मैं आपको मेन ग्रुप में एनरोल कर दूंगा। आपका नाम और लोकेशन आप उसमें मेंशन कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वर्कशॉप। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ये मास्टर क्लास अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग मिलते हैं वर्कशॉप में।
आप सभी लोगों को मैं वर्कशॉप में देखना चाहूंगा, क्योंकि सीखना ही जिंदगी है। आप दिन ब दिन कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहिए, ये डेफिनेटली आपको काम में आती रहेगी। मैं भी आज भी कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहता हूँ। तो आप भी ये सीखिए, और सेहत के बारे में सीखना बहुत ही जरूरी है वर्तमान समय में, क्योंकि मेडिकल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती जा रही है, खर्चे काफी बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है। तो ऐसे वक्त में हमारी सेहत को अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो हम मेडिकल एक्सपेंसेस से बच सकते हैं, उससे होने वाली तकलीफों से बच सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस मास्टर क्लास। आप सभी लोगों को स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही शुभकामना के साथ में आज का मास्टर क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। शुभ रात्रि।